Welcome to SLH. Today we will study about the PGT Political Science practice paper, and it is also helpful for the UGC NET. आइए देखते हैं। समझौतावादियों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है ए. राज्य के निर्माण से पहले की स्थिति, राज्य के निर्माण के बाद की स्थिति, राज्य के निर्माण में प्रकृति की भूमिका या राज्य के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो इसका क्या आंसर होगा? समझौतावादियों का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति से संबंध में समझौतावादियों ने राज्य के निर्माण से पूर्व की स्थिति को प्राकृतिक अवस्था माना है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था से सभी एकमत नहीं है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के असहनीय, लॉक ने असुविधाजनक एवं रूसो ने सुखी एवं शांति में माना है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। तो ए है इसका आंसर, राज्य के निर्माण से पहले की स्थिति। इसका आंसर ए होगा। हॉब्स तथा लॉक्स समझौते के सिद्धांत के माध्यम से किस देश में निरंकुश एवं सीमित राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? तो इसका तो आंसर सीधा सा है कि हॉब्स और लॉक। हॉब्स तो पूरी तरह से रिलेटेड है ब्रिटेन से, तो और लॉक्स भी वहीं से है, उसी की व्यवस्था से है। तो इसका आंसर सी, ब्रिटेन में। तो देखो, हॉब्स और लॉक दोनों ब्रिटेन के रहने वाले थे। हॉब्स ने ब्रिटेन के लिए निरंकुश शासन को चुना और लॉक ने सीमित शासन को। दोनों ने अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य की उत्पत्ति संबंधित सामाजिक समझौता का सिद्धांत का पक्ष लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। किस समझौतावादी लेखक के अनुसार अगर राजा अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता है तो जनता को उसे गद्दी से हटा देने का अधिकार है? तो क्या उसका आंसर हॉब्स है, लॉक्स है, रूसो है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये समझौतावादी जो लेखक थे वो थे लॉक्स, जिन्होंने सीमित शासन की व्यवस्था की बात कही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यानी शक्ति सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो हमें वही ढूंढना है। राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर आधिपत्य का परिणाम है। ये एक बात शक्ति सिद्धांत पे आधारित है, लेकिन ये देखते हैं बी पे क्या है। युद्ध राजा को पैदा करता है, बिल्कुल। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ये शक्ति सिद्धांत पे आधारित नहीं है, लिबरल थॉट लग रहा है। शक्ति ही न्याय है, ये बिल्कुल ठीक है, शक्ति ही न्याय है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और डी ये शक्ति सिद्धांत पे आधारित है, लेकिन सी जो है वो आधारित नहीं है। राज्य की उत्पत्ति से के संबंध में सामान्य इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? लॉक, हॉब्स, रूसो या ग्रीन? तो इसका तो सीधा सा आंसर है, कौन है? रूसो। किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने राज्य को केंद्रीय स्थान प्रदान कर राज्य में समाज की सार्वभौम सत्ता निहित कर दिया? बोंदा ने कहा था, रूसो ने, मैकियावेली ने, या ग्रीन ने? तो इसका आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली ने ही मैकियावेली तो एक तो आधुनिक राजनीतिक विचारक थे, ने राज्य को केंद्रीय स्थान प्रदान कर दिया और राज्य में समाज की सार्वभौम सत्ता निहित कर दिया। राइट। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ये थोड़ा सा टेक्निकल आंसर होना चाहिए इसका। 1903 में, 1903 में। अब आगे बढ़ते हैं। किस विचारक ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को कार्य सिद्धांत से परिचित कराया? तो इसमें जो पूछा हुआ है
कि कौन सा विचारक था जिसने राजनीतिक वैज्ञानिकों को कार्य सिद्धांत से परिचित कराया, यानी कार्य सिद्धांत। तो कार्य सिद्धांत का प्रतिपादक लालकोट पार्सन्स हैं। कार्य सिद्धांत इनका है। अब देख लेते हैं, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाया, मूल्ययुक्त बनाया, मूल्यविहीन बनाया, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संकटों के प्रति जागरूक बनाया। तो क्या बनाया? पोस्ट बिहेवियरल क्रांति ने राजनीतिक विज्ञान को क्या बनाया? वैज्ञानिक बनाया, मूल्ययुक्त बनाया। मूल्ययुक्त तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मूल्यविहीन बनाया, यानी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संकटों के प्रति जागरूक बनाया। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा डी? डी इसलिए है क्योंकि परंपरागत राजनीतिक शास्त्र की अध्ययन शैली में जीवन की वास्तविकताओं का न्यायपूर्ण एवं सुस्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं रखा गया है। व्यवहारवादी क्रांति का उदय परंपरागत राजनीतिक शास्त्र को अध्ययन शैली के निराशापूर्ण परिणामों के कारण हुई। व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवादी क्रांति एवं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संकटों के प्रति जागरूक हो पाया। तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीतिक विज्ञान को आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संकटों के प्रति जागरूक बनाया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन परंपरागत राजनीतिक विचारक नहीं है? परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, एंशियंट कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो अरस्तु तो है, मैकियावेली, लॉस्की और ईस्टर्न तो बाद में आए थे, तो ये तो मॉडर्न है, तो परंपरागत में नहीं रखेंगे। 10वें का डी होगा। इतिहास अतीत की घटनाओं, विकासों, उनके कारणों तथा पारंपरिक संबंधों का लेखा जोखा है। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है कि इतिहास अतीत की घटनाओं, विकासों, उनके कारणों तथा पारंपरिक संबंधों का लेखा जोखा है? तो ये कहने वाले कौन थे? गेटेन थे, गार्नर थे, या ग्रीन थे, या लॉस्की थे? तो ये थे गार्नर। गार्नर ने क्या कहा था? इतिहास अतीत की घटनाओं, विकासों, उनके कारणों तथा पारस्परिक संबंधों का लेखा जोखा है। किसने कहा था? गार्नर ने। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इतिहास और राजनीति शास्त्र में कैसा संबंध है? विरोधी संबंध है, पूरक है, वैकल्पिक है, या तटस्थ है? तो सीधा सा इसका आंसर जाता है पूरक संबंध है, क्योंकि इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र की कल्पना नहीं हो सकती और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों पूरक है? इतिहास बीती हुई राजनीति है एवं राजनीति वर्तमान इतिहास है। सीले ने एक बात कही थी कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। इसलिए राजनीति शास्त्र को वह तथ्य देता है जिसके आधार पर राजनीति विज्ञान विकसित होती है और राजनीति इतिहास को विकसित क्षेत्र प्रदान करती है। इसलिए तो दोनों को एक दूसरे के पूरक समझा जाता है। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट को क्लियर कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13वां कहता है राजनीति शास्त्र से समाजशास्त्र का संबंध है। राजनीति शास्त्र से समाजशास्त्र का किस तरह से संबंध है देख लेते हैं। समसामयिक, अधिक प्राचीन, या दोनों में से कोई नहीं। राजनीति शास्त्र से समाजशास्त्र का संबंध क्या है? तो इसका आंसर है अधिक प्राचीन का संबंध है। क्या है इसका कारण? अधिक प्राचीन का आदिकाल में राज्य आज की तरह एक राजनीतिक संस्था की अपेक्षा सामाजिक संस्था अधिक थी। तो हम समाजशास्त्र से संबंध रखते हैं किसका? राजनीतिक शास्त्र से। प्रोफेसर गिडसिन, याद रखना, प्रोफेसर गिडसिन ने लिखा है कि उन लोगों को राज्य सिद्धांत सिखाना उन्होंने समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांत का भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। वैसे ही है जैसे उन लोगों को ज्योतिष या
थर्मोडायनेमिक्स की शिक्षा देना है जिन्हें न्यूटन के गति सिद्धांत का ज्ञान ना हो। तो स्पष्ट है कि राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र में प्राचीनतम संबंध है। तो इसका तो आंसर हो गया। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है, आसान है, फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्या है। इसका आंसर है मनु या वेदव्यास, बाणभट्ट या चाणक्य। तो इसका आंसर है डी, चाणक्य। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? अनुभाविक है, वर्णनात्मक है, आदर्शात्मक है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। अर्थशास्त्र डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। इसका हम देख लेते हैं क्यों है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है जिसमें जीवन और कार्य, राज्य की प्रकृति तथा सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के स्वामी या शासक, आमत्य या मंत्री, जनपद, दुर्ग या राजधानी, कोष या खजाना, दंड या सेना, मित्र या सहयोगी का विशद वर्णन है। साथ ही प्रशासन एवं आर्थिक बिंदुओं पर भी विचार किया गया है, इसलिए अर्थशास्त्र को वर्णनात्मक कहा गया है। तो कारण समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मनोविज्ञान व्यक्ति से संबंध क्रियाओं का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति से संबंध क्रियाओं का विज्ञान है, ये किसका कथन है? फ्राइड का, वुडवर्थ का, हॉब्स का या स्पेंसर का? तो इसका आंसर है वुडवर्थ का ये कहना था। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, किसकी उक्ति है? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, ये वुडवर्थ का उक्ति है या वाटसन का या फ्राइड का? तो इसका आंसर है बी, वाटसन का सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? सुपर एनस से, सोवरेन से, सिंबल से या सोवेनियम से? तो इसका सीधा सा आंसर जाता है ए, सुपर एनस से। सुपर एनस से हुई है इसकी उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। 19 में क्या दे रखा है? आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं लास्की, बोसांके, मैकियावेली या बोंदा? तो इसका आंसर है डी, बोंदा। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक बोंदा थे। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बनाया? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने या बोंदा ने? इसका आंसर तो हॉब्स है, क्योंकि लेविथान में बहुत टोटलिटेरियन की बात की गई थी कि जो राजा होगा वो निरंकुश संप्रभु होगा। यानी थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में सन 1588 में ब्रिटेन के मेलेस्करी नामक एवं एक साधारण नगर में हुआ था। ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। भयाक्रांत होकर समय से पहले ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया। स्टुअर्ट वंश एवं संसद के बीच संघर्ष चल रहा था। जॉर्ज प्रथम के शासनकाल में गृह युद्ध छिड़ा था, फलतः राजा को जान से हाथ धोना पड़ा। हॉब्स ने देश में फैली अराजकता के लिए निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन की आवश्यकता समझी। उसने स्वयं कहा कि वह और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए, अतः भय उनके दर्शन का आधार बन गया। अराजकता से बचने के लिए उसने निरंकुशता का समर्थन किया। तो आई होप इसके बारे में आपको क्लियरिटी हुई। राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ है
राजा की संप्रभुता, प्रधानमंत्री की संप्रभुता, संसद की संप्रभुता या जनता की संप्रभुता? तो इसका आंसर होता है राजनीतिक संप्रभुता का संबंध जनता की संप्रभुता से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। नामधारी संप्रभुता है, यानी नामधारी संप्रभुता क्या कहती है? वास्तविक संप्रभु, शक्तिशाली संप्रभु, नाम मात्र का संप्रभु या बहुसंप्रभु? नाम मात्र का संप्रभु नामधारी संप्रभु का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 23 तरफ चलते हैं। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। इस विशेषता का प्रतिपादन हुआ है, कब हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में या सर्वाधिकारवाद में। तो इसका आंसर तो सीधा सा है, सर्वाधिकारवाद में ही एक बातें कही जा सकती है कि सभी कुछ राज्य में नहीं थे, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। तो फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है, राज्य की सत्ता परम असीमित तथा अविभाज्य है। मुसोलिनी ने कहा है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? निम्नलिखित में से संप्रभु क्या है? निरंकुश, अनिरंकुश, थोड़ा निरंकुश या निरंकुश नहीं? तो इसका तो आंसर क्या बन रहा है? ए। संप्रभुता का निम्नलिखित में से यही अर्थ बन रहा है, निरंकुश। आगे 25 पे पहुंचते हैं। 25 यानी न्यायालय निम्नलिखित में से किसके निर्मित कानून को लागू करता है? न्यायालय किसके निर्मित कानून को लागू करेगा? राजनीतिक संप्रभु के, कानूनी संप्रभु के, नाम मात्र संप्रभु या लोकप्रिय संप्रभु के? तो राजनीतिक संप्रभु के कानून को लागू करेगा न्यायालय। लोकतांत्रिक राज्यों में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? यानी प्रेस में होता है, न्यायालय में होता है, संसद में होता है या जनता में होता है? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका तो जनता ही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता का गुण नहीं है? यानी जो संप्रभुता का गुण नहीं है क्या है? स्थायित्व, अदेयता, अविभाज्यता, उदासीनता। तो संप्रभुता का गुण जो नहीं है वो तो क्या चीज़ है? वो है डी, उदासीनता नहीं हो सकता संप्रभुता का गुण। बाकी स्थायित्व, अदेयता, अविभाज्यता ये सब है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा बुलंद किया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, रूसी क्रांति ने, फ्रांस की राज्य क्रांति ने और या औद्योगिक क्रांति ने? तो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति ने किया था। देख लेते हैं फ्रांस की राजनीतिक क्रांति क्या थी। 1789 में फ्रांस में लुई 16वां के विरुद्ध राज्य क्रांति हुई, जिसका मुख्य नारा था स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यानी समानता और भ्रातृत्व। क्रांतिकारियों ने इन्हीं 3 नारों को बुलंद करते हुए लुई 16 के परिवार मौत के हवाले कर दिया। तो आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को पुष्ट किया किसने किया? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा ने, या औद्योगिक क्रांति या फ्रांस की राज्य क्रांति? ये इस पे नहीं लगता है रिपीट हुआ है। 29 स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को पुष्ट किया। पुष्ट करने की बात हो रही है तो ये तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा ने पुष्ट किया। दोनों में अंतर है। बुलंद करने वाला फ्रांस की राज्य क्रांति है और पुष्ट करने वाला अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा ने, ये पुष्ट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं बल्कि व्यक्तित्व का विकास होता है। यह किसकी उक्ति है? गांधी की, ग्रीन की या लॉस्की की या माओ की? तो ये तो आंसर है ग्रीन की। स्वतंत्रता का
अंग्रेजी रूपांतरण होता है लिबर्टी, जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता है बंधनहीनता, लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया गया है। 1789 की मानवीय अधिकार घोषणा में कहा गया, स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात ना पहुँचे। ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता वह करने की जो करणीय है अथवा वह उपभोग करने की जो उपभोग्य है एक सकारात्मक शक्ति है। ग्रीन ने यह भी कहा है, स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी ये तो सीधी सी बात है, ग्रीन ने कह रखा है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बिना बंधनों की स्वतंत्रता, कुछ बंधनों के साथ स्वतंत्रता, बहुत बंधनों के साथ स्वतंत्रता, बंधनों के साथ स्वतंत्रता। तो इसका तो सीधा सा आंसर होगा बिना बंधनों की स्वतंत्रता, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुंचते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बिना बंधनों के कोई काम करने की स्वतंत्रता या कुछ बंधनों के साथ स्वतंत्रता, आत्मविकास के लिए वास्तविक आकार, केवल बंधन और स्वतंत्रता नहीं, यानी कुछ बंधनों के साथ स्वतंत्रता, ये सकारात्मक स्वतंत्रता है, यानी 20 का आंसर है। राज्य के अस्तित्व के पहले वाली स्वतंत्रता को कहा जाता है प्राकृतिक, नागरिक, आर्थिक या वैयक्तिक। इसका आंसर है ए, प्राकृतिक। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा, देख लेते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जिसकी अस्तित्व राज्य निर्माण के पूर्व कल्पित किया गया है। एक अर्थ यह है कि जो स्वतंत्र मनुष्य को जंगली अवस्था में ही थी, वही प्राकृतिक स्वतंत्रता है। लोग ना तो सामाजिक नियमों का पालन करते थे, ना राजकीय कानूनों का, लेकिन आशीर्वादम ने कहा है, यानी आशीर्वादम एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा है प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब जीवन की उन बातों से है जिसमें व्यक्ति चाहता है कि उनके साथ उस समय तक हस्तक्षेप ना किया जाए जब तक वह दूसरों के मामले में दखल ना दें। तो इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखते रहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।